नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल। आप में से जितने लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं, आपको पता होगा कि 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे के तौर पर। नेशनल सिविल सर्विसेज डे बेसिकली एक एप्रिसिएशन डे है उन सभी ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने दिन और रात मिलकर काम किया है इस देश के निर्माण में। और आज ही जो है, इनफैक्ट जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है, वो भी सेरेमनी चल रही होगी। तो आपके मन में सवाल आएगा कि 21 अप्रैल ही क्यों? देखिए, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जो प्रोबेशनर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, जो ज्वाइनिंग का फेज होता है, उन्होंने एड्रेस किया था उन लोगों को, और इसी की वजह से 21 अप्रैल को चुना गया था। और एड्रेस करते समय उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को एज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। जैसे कि स्टील आपको पता होगा एक मजबूती का काम करता है, वैसे ही देश की मजबूती का काम हमारे आईएएस ऑफिसर्स करते हैं। तो आज के दिन सिविल सर्विसेज डे के तौर पर मुझे नहीं लगता कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बेहतर इसके बारे में कोई समझा सकता है। जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, देश के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ हम जानेंगे। सो आई एम ऑनर्ड टू वेलकम अनिल स्वरूप जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्टडी आईक्यू एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Thank you for inviting me here. थैंक यू सर। एंड अनिल स्वरूप जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। राइट नाउ ही इज एन ऑथर। कई सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, जैसे कि एथिकल डायलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट। एक और अभी बुक लॉन्च होने वाली है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ही इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ऑफ 1981 बैच फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर। और इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आईएएस बनने से पहले 1 साल इन्होंने आईपीएस के तौर पर भी काम किया था। और सर, आगे चलकर लेटर फेज ऑफ हिज सर्विस उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद कोल सेक्रेटरी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि 10-12 साल पहले लोगों को याद होगा कि जब कोल स्कैम आया था, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से 200 जो कोल ब्लॉक्स थे उसको रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद सर जो हैं वो कोल सेक्रेटरी बने थे। बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो हम डिस्कस करेंगे। और काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में उन्होंने काम किया और फिर उसको ऑक्शन करवाया, जो कि आज बहुत ही ग्रेट सक्सेस माना जाता है इस चीज को। तो सर, मैं इसके बारे में शुरुआत करने से पहले, जो सिविल सर्वेंट्स आज देख रहे हैं इस पूरे इंटरव्यू को समझना चाहते हैं, सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि आईएएस बनने से पहले ये जो 1 साल का आईपीएस का दौरान था, आपने क्यों चेंज किया? मतलब कि क्या आपने एग्जाम दिया वापस, क्या हुआ एग्जैक्टली, वो प्लीज आप बताइए सर। शुरू से मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही ज्वाइन करना चाहता था। वर्ष 1979 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मैं आईएएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं पुलिस के लिए क्वालिफाई किया। तो उस समय व्यवस्था ये थी कि आप अगले वर्ष का एग्ज़ाम दे सकते थे, यानी कि 1980 का एग्ज़ाम जो कि अक्टूबर में होता था, उसको हमने दिया और उसके बाद पुलिस जाके नवंबर में ज्वाइन किया नेशनल पुलिस अकेडमी में। तो जब मैं नेशनल पुलिस अकेडमी में था, उस समय मेरा रिजल्ट आया आईएएस का, तो मैंने आईएएस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे शुरू से ही मंशा आईएएस में ही जाने की थी। ठीक है, तो इससे एक समझ में आता है कि अगर आपको कोई दूसरी सर्विस मिलती भी है, तो अगर आपकी फिर भी मंशा है आईएएस की या फिर आईपीएस की, तो आप दोबारा दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि सर ने किया, उसमें सफलता हासिल की। सर, नेक्स्ट जो मेरा सवाल मन में आता है, आप उत्तर प्रदेश कैडर से हैं और पता है हम सबको कि इट इज द पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उत्तर प्रदेश, काफी सारे लोग लेना चाहते हैं, एक औहदा भी मिलता है वहां पर, रिस्पेक्ट भी मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह का आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा था उत्तर प्रदेश का? एक ओवरव्यू देना चाहेंगे सर, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था आपको, प्लीज। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट है और वही एक मजा है। अगर चैलेंज ना हो जीवन में तो मजा किस बात का। तो मैंने जब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता था, इसलिए मेरा स्वाभाविक था कि मैंने उत्तर प्रदेश को अपना कैडर चुना और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला। शुरू से ही काफ़ी चैलेंजेस मेरे सामने आए। मुझे स्मरण है कि जब मैं पहली बार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना वर्ष 1983 में हरदोई ज़िले में बड़े क्राइम होते थे, बहुत ज़्यादा क्राइम का था, और वहाँ के नेता भी बड़े कठिन किस्म के थे। और शुरू में मेरी धारणा भी नेता के बारे में कुछ गलत थी, जो कि बाद में ठीक हुई। मैं शुरू में समझता था कि सब गड़बड़ी नेता करते हैं, जो कि बाद में मुझे समझ में आया कि नेता भी गड़बड़ी करते हैं तो और अन्य लोग भी करते हैं, तो ऐसा कोई विशिष्ट बात नहीं है उनमें। लेकिन शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि नेताओं की वजह से ही सब गड़बड़ी है। इस वजह से मुझे समस्याएं भी आईं और कुछ गड़बड़ नेता थे भी। स्मरण है मुझे कि वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी,
उनका असैसिनेशन हुआ था और उसके उपरांत बहुत बवाल हुआ। हमारे ज़िले में भी जो राजनीतिक दल जिसकी सरकार थी उसके ही प्रतिनिधि, उसके एमएलए एमपी जो है आर्सन लूट में लग गए। एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को उन्होंने तंग करने का प्रयास किया। तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के रूप में मेरा ये दायित्व था कि मैं इसको रोकूं, और मैंने रोकने का प्रयास भी किया। जब मैं ये सब कर रहा था तभी मुझे सूचना मिली कि एक बहुत ही दबंग एमएलए थे वहाँ के लोकल, वो इसके पीछे थे, जितना लूटपाट और आगजनी हो रही थी इसके पीछे थे। तो मेरे पास एक डिलेमा था जिसका मैंने विवरण अपनी एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में भी किया है कि मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूं ना करूं। और एथिकल डिलेमा इसलिए था क्योंकि अगर मैं नहीं भी करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, और कर भी देता तो भी कोई न्याय के विरुद्ध नहीं था। तो मैंने सोचा और फिर ये निर्णय लिया कि ये जो आगजनी और ये सब हो रहा है इसको रोके जाने के लिए आवश्यक है कि मैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करूं। तो एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट करके अधिनियम है, उसके तहत मैंने उनका केस बनाया और केस बना के जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को भेजा, क्योंकि इसका निर्णय लेने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट का होता है। जब वो पत्रावली उनके पास पहुंच गई तो इन जो दबंग विधायक थे इनको पता लग गया कि ये इनकी पत्रावली बनी है एनएसए की। कोई सीक्रेट रहता नहीं, हम लोग समझते हैं सब सीक्रेट है, सीक्रेट कुछ रहता नहीं, लोगों को पता लग जाता है। तो बहुत नाराज हुआ, वो लखनऊ चला गया और उसने उच्च स्तरीय नेताओं से बात की होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तत्काल रूप से लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ हरदोई से करीब 2 घंटे की जर्नी है, 2-2.5 घंटे की। तो मैं लखनऊ पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारी सामने मैं हाजिर हुआ और मुझसे पूछा गया कि मैंने ऐसा क्यों बनाया केस। मुझे दुख हुआ, परेशान भी थोड़ा हुआ कि मैंने सोचा था मैंने सही काम किया, मेरा ही स्पष्टीकरण कॉल किया जा रहा है। तो मैंने उस अधिकारी को समझाया कि मैंने इस कारण किया, तो अधिकारी सहमत हुआ कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे राय दी कि आप पत्रावली वापस ले लीजिए जिलाधिकारी से। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो पत्रावली वापस का। बोले नहीं, मेरी राय है, वापस ले लो। तो मैंने पोलाइटली कहा कि साहब ये निर्णय लेने का अधिकार तो जिलाधिकारी का है, जिला मजिस्ट्रेट का है, मेरा तो है नहीं, तो मेरे प्रस्ताव को निरस्त कर दें, मत माने। बोले नहीं, वापस ले लो। तो मैंने उनको पोलाइटली कहा कि साहब मेरे लिए वापस लिया जाना उचित नहीं होगा। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अगर मैं उसे वापस ले लेता तो कोई इलीगल नहीं होता, और नहीं लेता तो भी इलीगल नहीं होता। और यही एक एथिकल डिलेमा आता है। एथिकल डिलेमा वो है कि जो न्याय या रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, वो आपके कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने वापस नहीं ली पत्रावली में, वापस आ गया हरदोई। 24 घंटे में मेरा वहाँ स्थानांतरण हो गया दूसरी जगह पर। तो उस समय बड़ा दुखी हुआ मैं कि मैंने सही काम किया और मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बाद में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी ट्रांसफ़र की वो परिवर्तित हुई, और फिर मैं शायद भविष्य में कभी परेशान नहीं हुआ ट्रांसफ़र के संदर्भ में, और मेरे ट्रांसफ़र्स भी कम हुए क्योंकि मैंने स्थिति को समझने का प्रयास किया। कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन स्थिति को समझ कर काम करने का किया। मैं शुरू में अक्सर भिड़ जाता था नेताओं से, क्योंकि मेरी मानसिकता गलत थी। मेरी मानसिकता ये थी, ये विधायक चाहे गड़बड़ रहे होंगे, इन्होंने गड़बड़ किया भी, लेकिन अन्य बहुत अच्छे नेताओं से मेरा संबंध हुआ पूरे 38 साल की सेवा में। तो मेरा ये मानना शायद गलत था शुरू में कि सब नेता गड़बड़ होते हैं, कुछ नेता गड़बड़ होते हैं, और ये एक नेता गड़बड़ थे जिनकी वजह से मेरा ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैंने ट्रांसफ़र को भी उसी स्पिरिट में लिया। इस तरह के कई अनुभव हैं मेरे कार्यकाल के, जो 38 साल में मैंने किया। कई चैलेंजेस सामने एक के बाद एक। धीरे धीरे मैं चैलेंजेस को एंजॉय करने लगा। पहले चैलेंजेस में मैं परेशान होता था शुरू में, फिर बाद में मुझे मजा आने लगा। और अंत में आपने कोल का क्योंकि बात बताई, ये 34 वर्ष की मैं सेवा कर चुका था जब मैं कोल में आया। और जब कोल में जब मेरा पोस्टिंग हुई तो उस समय सब स्कैम्स हो रहे थे, सीबीआई और ये सब आगे पीछे दौड़ रही थी अधिकारियों के फाइलों के। तो मैंने एक मित्र को फोन करके पूछा कि यार ये बताओ ये कोल सेक्टर कैसा है। तो उसने मेरा जवाब तो दिया नहीं, मुझसे बोला गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या। तो मेरे समझ में आ गया कि कोल सेक्टर कैसा है। और उसके बाद फिर कोल सेक्टर के चैलेंज को करने में मजा आया। कई जगह सफलता मिली, कई जगह सफलता नहीं मिली, लेकिन चैलेंज का अपना अलग आनंद है। और अगर मैंने धीरे धीरे समझना कोशिश किया, समझ में भी आया मुझे कि अगर आप जर्नी को एंजॉय करें, हर पल को एंजॉय करें, और जो अपीयर हो रहे हैं इसमें उनको भी मैं कहता हूं अपने मोमेंट्स को एंजॉय करो। रिजल्ट तो किसी का हाथ में है नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर ने बताया। एक तो मुझे ये समझ में आया कि आपने बोला जो प्री माइंडसेट लेकर हम जाते हैं वो शायद हमें कभी नहीं करना चाहिए, जो सर ने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। इसके साथ साथ सर जो एक क्वेश्चन आता है, जब हम सिविल सर्विसेज डे है आज, तो ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही ब्यूरोक्रेसी कोई पढ़ता है या फिर उसके माइंड में आता है तो तुरंत जो एक वर्ड आता है रेड टेपिज्म, वो सिनोनिम बन गया है एक तरह का।
तो क्या लगता है सर, क्योंकि आपने जो बुक लिखी है एक और, दैट इज मेकिंग थिंग्स हैपन, राइट, तो आप उसको कैसे रिलेट करोगे आज के प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में? क्या ये जस्टिफाइड है, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्या ये जस्टिफाइड है रेड टेपिज्म को इसके साथ जोड़कर देखना? कैसा? देखिए, दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन में दब गए जो इमारत उन्हीं पर कायम है। ब्यूरोक्रेसी का यही हाल है कि जो अच्छा काम है ब्यूरोक्रेसी का, वो सामान्य रूप से उजागर नहीं होता, और जनता के सामने जो उजागर होता है, वो जो नकारात्मक चीजें हैं वो ज्यादा उजागर होती हैं। ये दुख का विषय है, लेकिन वास्तविकता है। इसके लिए स्वयं ब्यूरोक्रेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो नियम कानून से ऐसे चिपक जाते हैं कि वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। और ये कई ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि वो ईमानदारी को ही अंत मान लेते हैं। मेरा मानना यह है कि ईमानदारी आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, लेकिन ईमानदारी फुल स्टॉप नहीं है। ईमानदारी के साथ साथ अधिकारी को जो सैलरी मिलती है वो काम करने की मिलती है, उसको काम करना चाहिए। होता क्या है, जो मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास में भी लिखा है, कि कई ईमानदार अधिकारी ये समझने लगते हैं कि उनको छोड़कर बाकी दुनिया में सब लोग बेईमान हैं। ये जब उनके दिमाग में आ जाता है तो फिर हर को संशय, डाउट से देखते हैं, और जब डाउट होगा तो फिर काम नहीं होगा। तो कई ऐसे ईमानदार अधिकारी मैं देखता हूँ, ईमानदारी जो है अपने स्लीव पे लिए घूमते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, और ये समझते हैं कि साहब मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि सब लोग बेईमान हैं। ये वास्तविकता नहीं है। हर जगह पर ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान लोग भी हैं, और एक व्यक्ति में कुछ ईमानदारी का पहलू होता है, कुछ बेईमानी का पहलू होता है। कोई भी अभी तक मुझे परफेक्ट आदमी नहीं दिखा। मेरे विचार से लीडर और विशेष रूप से आईएएस अधिकारी का काम यह है कि हम सब व्यक्तियों की से काम लेने की आर्ट सीखें। और ये जो बदनामी है ब्यूरोक्रेसी की और रेड टेप की है, वो इसी वजह से है कि हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हर चीज के लिए एक नियम खड़ा कर देते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है इसके बारे में कि अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति आपसे कोई काम कहता है और वो किसी नियम के विरुद्ध नहीं है, तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। पहले दिमाग में ही नहीं सोचना चाहिए कैसे ना हो काम। ये एटीट्यूड की है बात। अगर वो नियम के विरुद्ध है तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। समस्या आती है वहां पर जहां ये स्पष्ट नहीं है नियम, जहां नियम को इंटरप्रेट करना है। तो इस बारे में भी मेरी स्पष्ट राय है कि अगर गरीबों के लिए कुछ करना है तो आपको नियम और कानून को इंटरप्रेट गरीब के हित में करना चाहिए। मैंने अपनी किताब में 1-2 चैप्टर लिखे हैं इसके बारे में कि कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। और मुझे ऐसा एक भी दृष्टांत नजर नहीं आता जिसमें किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने गरीब की मदद करने के लिए रूल को इंटरप्रेट किया हो और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई हो, सीबीआई आई हो। आप जो भी देखेंगे सीबीआई या जो भी रेड पड़ती है वो किसी अमीर आदमी या किसी विशिष्ट व्यक्ति की सहायता करने के लिए होती है। अगर आप गरीब आदमी के लिए करें, हाँ, यहां मैं पुनः कहना चाहूंगा, नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नियम का इंटरप्रिटेशन कई जगह इन्वॉल्व है और मैंने किया है अपने कार्यकाल में। कई बार मैंने नियमों को इंटरप्रेट किया गरीब आदमी के फेवर में। मुझे 4 साल हो गए रिटायरमेंट, अभी तक तो किसी सीबीआई वाले ने दरवाजा नहीं खटखटाया है। मुझे आशा भी आगे भी नहीं खटखटाया। बिल्कुल सर। एंड इससे जो मुझे सीखने को मिलता है वो यही है कि सबसे पहले अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप में से जितने एस्पिरेंट्स हैं, तो एक तो रूल जो नियम होता है उसको डेफिनेटली फॉलो करना है, उसके विरुद्ध नहीं जाना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिविल सर्विसेज में, जैसा सर ने कहा कि गरीबों के लिए काम करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हम जो भी कुछ आज कर लें, आईएएस ऑफिसर बन जाए, कुछ भी, अगर गरीबों के लिए अगर हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे देश में तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, मैं इसमें स्पष्ट बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जिस तरीके से अपना जीवन यापन किया एक अधिकारी के रूप में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं मानता हूं कि संतोष की पराकाष्ठा है जो कुछ भी किया, और वो इस वजह से कि जिन व्यक्तियों के सहयोग करने की अपॉर्चुनिटी आईएएस में मिलती है वो किसी भी प्रोफेशन में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप कितने गरीबों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक योजना का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बनाने का, उसको क्रियान्वित करने का। उसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना गरीबों के लिए थी, सबसे गरीब तबके के लोगों के लिए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की थी। आरंभिक रूप में इसमें कठिनाइयां आई इसको क्रियान्वित करने में, लेकिन फिर ये योजना विश्व की एक मानी जाने माने वाली योजना बन गई और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, सबने इसकी सराहना की। हुआ ये कि जब श्री ओबामा राष्ट्रपति बने यूएसए के, तो उनके एक एडवाइजर का फोन आया मेरे पास।
उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी इंश्योरेंस योजना का प्रस्तुतिकरण यूएसए में कर सकते हैं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हमारी योजना बिल्कुल अलग है और उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो उन्होंने इंसिस्ट किया। तो मैं वॉशिंगटन जाता था अक्सर। तो वॉशिंगटन की एक विजिट में मैं गया ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इनके एडवाइजर्स होते हैं। वहाँ मैंने एक प्रस्तुतिकरण किया। उस प्रस्तुतिकरण में ये एडवाइजर्स थे और उनकी सरकार के अधिकारी थे, हमारे मिशन के लोग थे और गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन के लोग भी थे जो कि सहायता करते हैं गरीब देशों में। मैंने अपना प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुतिकरण के बाद बाहर निकल के हम एक कप चाय पी रहे थे, तो वो जो गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि थे वो आए मेरे पास और अंग्रेजी में मुझसे बोले कि मिस्टर स्वरूप, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट दी स्कीम, व्हाट डज द गवर्नमेंट गिव यू बियॉन्ड योर सैलरी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपको सैलरी मिलती है उसके वो पैशन तो कहाँ से आता है? वो सैलरी से तो नहीं आता होगा, पैसा तो आपको सीमित मात्रा में मिलता है, आप क्यों? तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया। मैंने उनसे पूछा, ये बताइए, गेट्स फाउंडेशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है गरीब देशों को, गरीबों को, आपको क्या मिलता है उससे? उन्होंने कहा, वेल दैट्स अ जॉब, बट मोर देन दैट वी डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट। तो मैंने उनसे कहा कि यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। दी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY इज मेंट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I am doing. And then I narrated an incident to him. मैंने उनको बताया कि इस योजना में मैं अस्पतालों में जाता था, छोटे छोटे अस्पताल एम्पैनल्ड होते थे। तो एक अस्पताल में मैं एक मरीज से बात कर रहा था, उनसे तो मेरा कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा था, मरीज से बात कर रहा था, तभी मेरे बहुत धीमी सी आवाज पीछे सुनाई दी। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत ही वृद्ध महिला, इतनी वृद्ध थी कि वो बैठ नहीं पाती थी, लेटी हुई थी। वो स्मार्ट कार्ड फ्लैश कर रही थी और मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ, बहुत हल्की आवाज में। तो मैं गया उनके पास और मैंने झुक के उनसे पूछा, माता जी आप ठीक हैं? बोली, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने कहा, माता जी फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर जाएंगी? बोले, नहीं बेटा, मेरा तो कोई घर वार है नहीं, मैं झोपड़ी में रहती थी, भीख मांगती थी, मेरे बुखार हो गया तो मेरा पड़ोसी भीख मांगता था, वो मुझे यहाँ ले आया, और ये तुम्हारा स्मार्ट कार्ड था मेरे पास, तो ये अस्पताल वाले मुझसे पैसा भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। मैंने कहा, माता जी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगी, घर जाएंगी। बोले, बेटा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब तो मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी, मेरी उम्र इतनी हो गई है। ये चलता रहा 10-15 सेकंड। फिर उन्होंने बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट कहा। उन्होंने कहा, बेटा ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। तो मैं इसको अपनी पुस्तक में कहता हूँ, ये मेरे भारत रत्न है। आज भी मैं जब उसकी चर्चा करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो मेरे लिए यही मेरा जो है रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और वही सेवा मैंने पाया। मैं नहीं सोचता कि किसी अन्य सेवा में या किसी अन्य प्रोफेशन में इस योजना के तहत RSBY में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ, कोई इतना लाभान्वित कर सकता? मेरी जेब से एक पैसा खर्च नहीं हुआ, सरकार का पैसा, नाम मेरा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो मैं जो भी नए नौजवान नवयुवती हैं जो सेवा में आ रही हैं, हमने कहा निर्णय आपको लेना, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कमाना चाहते हैं इस सेवा में आके, ये आप पे निर्णय। फिर बाद में दूसरे को दो चार आरोपित मत करिए। यस, तो बहुत अच्छी बात है। लाइक अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इंसान को वो करके, एंड IAS ऑफिसर, एज एन IAS ऑफिसर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आई मीन जो स्केल, लार्ज स्केल पर हम जो सेवा कर सकते हैं और जो सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है, आई डोंट थिंक कि कोई और अदर सर्विस दे पाएगा। सर इसी के साथ, क्योंकि सिविल सर्विसेज डे के तौर पर ही आज हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो स्पेशली भारत को मैं ज़्यादातर 1991 और 1991 के बाद दो पार्ट में देखना ज़्यादातर समझता हूँ। और इसका मेन कारण है कि 1991 के पहले जिस तरह का गवर्नेंस सिस्टम था, लाइसेंस राज और काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी, बहुत बड़ा बदलाव आया था 1991 के बाद। तो आपको क्या लगता है सर, जो एरा ऑफ सोशलिज्म था, जो लाइसेंस राज प्रिवेल करता था उस समय, क्या मेजर रिफॉर्म्स लिए गए ताकि हम उससे बाहर आ सकें? किस तरह से आगे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं कि जो गवर्नेंस है, क्या वो इससे हटकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरी तरह जा रहा है? कैसे आप उस चीज़ को देखें? देखिए, 90 के आरंभिक दशक के आरंभ में देश में ये स्पष्ट रूप से साबित हो गया था कि हर कार्य सरकार नहीं कर सकती, और जो नियंत्रण बना रखा था सरकार ने, उससे आर्थिक स्थिति में जो सुधार होना चाहिए था, जो बढ़ोतरी आनी चाहिए थी, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। जैसे कोई कहता था 3% रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। तो इससे एक मजबूरी भी थी उस समय, लेकिन उसका मौके का फायदा उठाते हुए इकोनॉमी को अनशैकल किया गया। वो मैं समझता हूं, मेरे व्यक्तिगत मत में वो देश के हित में था, क्योंकि एक शैकल्ड इकोनॉमी
जिस तरीके से ग्रो करनी चाहिए थी नहीं कर। एक हमारे पास उदाहरण है चीन का। चीन में अनशैकलिंग लेट 70s में शुरू हुआ, आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं आज। हमारी अनशैकलिंग 90s में शुरू हुई और गति शायद उतनी नहीं थी जितनी चीन में थी, तो शायद उतनी गति से हमारी ग्रोथ भी हमें नहीं प्राप्त हुई। तो कई लेवल्स पर अनशैकलिंग हुई, अनशैकलिंग विद इन हुई, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की कोशिश की गई कि आप उन क्षेत्रों में जो कि पूर्व में केवल सरकार के क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, उसमें प्राइवेट सेक्टर आ। इसी तरह एक ओपनिंग अप द इकोनॉमी टू इंटरनेशनल, WTO आया तो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, हम इंटरनेशनल कंपटीशन से ओपन होने लगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हमारे आने लगे। पहले इंपोर्ट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, इंपोर्ट्स ग्रेजुअली, जब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस कम हुए तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट आने लगे। तो यहाँ की इंडस्ट्री को अपने आप को तैयार करना पड़ा कि अगर वो नहीं अच्छा बनाएंगे तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट लोग लेंगे। तो इससे जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आई उसमें क्वालिटी में इंप्रूव हुआ। इसी तरह सरकार ने फिर जो कार्य, कई सारी चीजें जो सरकार करती थी जो कि नहीं करने चाहिए, उनसे वो अलग आने लगी, जो आप शब्द कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का। बट प्राइवेटाइजेशन एक लिमिटेड सेंस में था, ज्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट था, डीनेशनलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सामान्य रूप से नहीं दिया गया, उनको क्या कहते हैं डिसइन्वेस्ट किया गया, यानी कुछ पार्ट उसका प्राइवेट सेक्टर में दिया गया। ये बात 2000 के दशक में आना शुरू हुआ। 90 के दशक में प्रमुख रूप से इकोनॉमी को ओपन किया गया, यानी कि जो क्षेत्र मैंने पूर्व में बताया पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकती थी, वो प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ साथ जो रेगुलेशंस आए उनमें चेंज आए। इन सब के लिए, क्योंकि ये एक नया दौर शुरू हुआ था, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी मानसिकता में परिवर्तन का आवश्यकता हुई, क्योंकि इससे पहले रेगुलेटर के रूप में काम करते थे, नियंत्रक के रूप में काम करते थे। अब रेगुलेशन के अलावा फैसिलिटेशन का काम हुआ। तो कई स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ा, क्योंकि पहले ये होता था कि ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन पब्लिक सेक्टर द्वारा हुआ था और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का निर्णय कहीं और होता था कि कहां जाए। तो आप देखेंगे रायबरेली सुल्तान में इंडस्ट्री आई यूपी में, जहां ना रॉ मटेरियल है ना मार्केट है, वहां इंडस्ट्री लग जाती थी। अब जो इंडस्ट्री आनी थी वो मार्केट को देखकर आती कि या तो रॉ मटेरियल हो या मार्केट हो, अगर दोनों नहीं है तो वहां इंडस्ट्री आने की कोई प्राइवेट सेक्टर वाला लगाएगा नहीं। तो ये काफी एक मेजर परिवर्तन आया इकोनॉमी में। राइट सर, मैं सोच रहा हूँ एक जो आपने अभी बोला ये चीज, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जस्ट आपने मेंशन किया कि भारत ने भी यहाँ पर ओपन अपने आप को किया, चाइना ने भी किया, बट आज के डेट में काफी लोग कहते हैं कि जो चाइना की जो ग्रोथ हुई है जिस तरह से, वो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो आपको क्या लगता है सर कि क्या वो कारण है कि चाइना में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा जाता है, क्या उसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है? और भारत में क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्या हम उसकी वजह से थोड़ा सा ग्रोथ में पीछे रह गए? क्योंकि बहुत सारा माइंडसेट आज के डेट में देखने को मिलता है, लोग चाहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि चाइना का जैसा मॉडल हमारे यहाँ हो। देखिए, हमारी व्यवस्था, हमारा कल्चर, हमारी पॉलिटी चाइना से टोटली भिन्न है। जितनी हमारी मल्टी कल्चरल, मल्टी सोशल सोसाइटी है, उसमें चाइना का मॉडल मेरे विचार से यहाँ सक्सेसफुल नहीं होता। यहाँ हमें सबको साथ लेकर चलना है, और चूंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है, और वैरायटी के लिए डेमोक्रेसी आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप केंद्र से ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम, समस्या आएगी, जो कि चाइना में उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। चाइना का कल्चर अलग था, हमारा कल्चर बिल्कुल अलग। हमारा ट्रेडिशनली एक डेमोक्रेटिक कल्चर रहा है, फ्यूडल भी रहा है लेकिन डेमोक्रेटिक भी रहा है। तो हमें तो डेमोक्रेसी अपनाना ही था, और मेरे विचार से वो सही अपनाया हमने। हम चाइना की नकल करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हाँ, हम चाइना से कई परिप्रेक्ष्य में हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया। इकोनॉमी ओपन करना और डेमोक्रेसी, ये दो अलग चीजें हैं। इकोनॉमी अभी भी हम लिबरलाइज और कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को हम बोलने का अधिकार दे रहे हैं, हर व्यक्ति को हम चॉइस का अधिकार दे रहे हैं। वो अधिकारी को भी हम बात कर रहे हैं। मेरे विचार से हमारा मॉडल बेहतर है। हम शायद उतनी गति से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन हमारा मॉडल कहीं ज्यादा स्टेबल है। अब आगे क्या होगा तो समय ही बताएगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये अप्रोच मेरे विचार से ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू चाइना। अगर हम वो चाइना करने की कोशिश कर, चाइना के प्रकार से यहाँ काम करने की कोशिश करते, तो शायद ये वो यहाँ पे चल ही नहीं पाता। राइट, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आंसर। आई मीन, जब हम सर वीडियोस बनाते हैं एंड डालते हैं तो बहुत लोग का कमेंट आता है यही चीज कि
चाइना में इस तरह का चीज़ है वैसा इंप्लीमेंट करना चाहिए। आई थिंक दिस इज द आंसर कि हमारे यहाँ वो चीज़ वर्क कर ही नहीं सकती। इतना ज़्यादा भिन्न समाज है, अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो डेमोक्रेसी जो आज व्यवस्था है वैसे ही हमें चलना चाहिए। तो नेक्स्ट सर हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज के डेट में हम देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहा है, हाथ मिलाकर चीज़ों को डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो पीपीपी मॉडल हैं कई जगह पर फेल भी हुए हैं। आपको क्या लगता है सर कि किस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सप्लीमेंट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ताकि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, वो हम आगे बढ़ा सकें? मेरा ये मानना है कि देश की प्रगति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही होगी, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से। मैं थोड़ा इसको समझाना चाहूंगा। कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर का जाना को मतलब ही नहीं था। हम लोग टेलीविजन बनाने लगे, हमारे विचार से जूते भी बनाते थे हम। अब क्या मतलब है सरकार का टेलीविजन और जूता बनाने से? लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी सबको कि जहां एक और एफिशिएंसी और क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर से आएगी, स्केल जो है वो पब्लिक सेक्टर से आएगा। ये आवश्यक है कि दोनों कोऑपरेट करें। देखिए, इसका प्रमुख जो कारण है दूरी का, पब्लिक प्राइवेट का, वो हमारी मानसिकता में था। मानसिकता ये थी कि सरकार में हर अधिकारी ये समझता था प्राइवेट सेक्टर वाले सब बेईमान हैं, सब पैसा सिर्फ बनाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में हर जना ये समझता था कि हर अधिकारी बेईमान है, पैसा बनाता है। ठीक है, दोनों ही गलत है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे लोग हैं। अब नारायण मूर्ति जी तो प्राइवेट सेक्टर के ही है ना। वो उन्होंने क्या किया, नंदन नीलेकनी ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के हैं। इसी तरह गवर्नमेंट में भी ईमानदार लोग हैं। टीएन सेशन साहब थे, है ना। आप ईमानदारी का तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया एज इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह बीके चतुर्वेदी साहब हैं, योगेंद्र नारायण साहब हैं, ये सब अच्छे अधिकारी हैं। तो दोनों तरफ अच्छे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या वो अच्छे आपस में बैठेंगे या दोनों एक दूसरे को गाली देंगे। ये जो हम लोगों का जो दूरी थी पब्लिक और प्राइवेट की, इसको पास लाना आवश्यक था। और हर्ष का विषय यह है कि अब ये पार्टनरशिप इवॉल्व कर रही है। इस टाइप की पार्टनरशिप अगर आसान होती तो अभी तक हो गई होती। कठिनाइयां तो आनी है, जैसे आपने बताया कि कई जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फेल हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है। हमें उनको सीख के हम सुधार सकते हैं। जैसे रोड सेक्टर में, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सामने आई और उसमें कई रोड्स बनी भी, लेकिन उसमें कई समस्याएं भी आई। किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की समस्याएं आना स्वाभाविक है। प्रश्न यह है कि क्या उन समस्याओं को समझ के उसको आगे सुधार सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वो इनसरमाउंटेबल नहीं है। उनको उनका समाधान किया जा सकता है। दूसरा पहल जो इससे भी महत्वपूर्ण पहलू है, आर्थिक क्षेत्र से अधिक आवश्यक सामाजिक क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया शिक्षा सचिव के रूप में। जब मैं शिक्षा सचिव बना तो मुझे बहुत शिक्षा का अनुभव नहीं था। तो कई लोगों ने मुझे राय दी कि साहब इंग्लैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड में जाके आप देखिए, अच्छा काम। तो मैंने वो ना करके मैंने सोचा मदरलैंड को देखा जाए, मातृभूमि में देखा जाए क्या काम हो रहा है। तो अपने आरंभिक दौर में 3-4 महीने में मैंने करीब 24 राज्यों का भ्रमण किया। और इन राज्यों में मैं सिर्फ राज्य के हेडक्वार्टर पर नहीं गया, कैपिटल पर नहीं गया, इंटीरियर एरिया में गया। मैं बस्तर, सुकमा में सबसे पहले 2 जनपद थे, वहाँ गया। उसके बाद पुणे से मैं गोवा ड्राइव किया, रास्ते में मैं स्कूलों को देखा। श्रीनगर से लेह में गया, रास्ते में इंटीरियर एरियाज में रोड से गया और नेशनल हाईवे से नहीं, इंटीरियर एरियाज में देखा। तो मैंने अनुभव किया कि बहुत से अच्छे मॉडल हैं जहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के साथ मिलके सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ आके, दिल्ली आके फिर मैंने 110 ऐसे मॉडल्स आइडेंटिफाई किए इन 24 विजिट्स में, और उनको दिल्ली बुलाया, समझा कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र। मुझे बताया गया हेल्थ के क्षेत्र में भी हो रहा है बहुत अच्छा काम, लेकिन चूंकि मैं शिक्षा सचिव था इसलिए मैंने उनमें देखा। उनमें से फिर मैंने 24 मॉडल्स उठाए और उनको वापस प्रदेशों में ले गए बताने के लिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, कई उदाहरण हैं लेकिन एक उदाहरण अवश्य बताना चाहूंगा जिसका विवरण मैंने एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में भी किया है। मैं एक स्कूल था, पस्तेपाड़ा एक जगह है महाराष्ट्र में, थाने डिस्ट्रिक्ट से करीब 100 किलोमीटर से अधिक दूर ट्राइबल एरिया में। मुझे बताया गया एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे बिजली नहीं है लेकिन अच्छा काम हो रहा है। तो मैंने कहा चल के देखते हैं।
मैं गया स्कूल में, घुसा तो संदीप गुंड उनके प्रिंसिपल मास्टर थे, एक ही मास्टर थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे रिसीव किया और ले गए अंदर। अंदर जाके मैंने देखा कि हर बच्चे के पास टैबलेट था। तो मैंने कहा भैया तुम इसको चार्ज कैसे करते हो, यहाँ तो बिजली नहीं है। तो स्कूल के पीछे ले गया, 2 कमरे का स्कूल था, पीछे ले गया, उसने फोल्डेबल सोलर पैनल्स दिखाए जिससे वो बैटरी चार्ज करता था, बैटरी से इनको चार्ज करता था। मेरा दूसरा प्रश्न भी ये था, ये बताओ यार तुम ये चार्ज करते हो लेकिन पैसा कहाँ से आया टैबलेट खरीदने का? बोला सर जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ 40-50 बच्चे थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे स्कूल, तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था, जहाँ मैं रहता था वहाँ थोड़ा इंटरनेट आता था, तो वहाँ से मैं कुछ डाउनलोड कर लेता था एजुकेशनल वीडियोस, और यहाँ बच्चों के सामने चलाता तो बच्चे चारों तरफ इकट्ठे होकर बैठ जाते तो देखते थे, बड़े खुश होते थे। तो करीब महीने 1.5 महीने बाद करीब 20 पेरेंट्स आए स्कूल और मास्टर जी से बड़ा अजीब सा प्रश्न किया। उन्होंने कहा पहले तो बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, अब भागते हैं स्कूल की तरफ, आपने क्या किया? तो उसने सब बताया कि हमने क्या किया। फिर उसने देखा जब ये पेरेंट्स जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे अनुरोध किया, ये सब गरीब लोग थे, उनसे अनुरोध किया कि आप लोग 500-500 रुपये दे सकते हैं। जोड़ घटा के उन्होंने 500-500 रुपये दे दिए। इसके पास 10-12 हज़ार रुपये हो गए तो 2 टैबलेट ले आया और अपने लैपटॉप के साथ उसने अटैच कर दिया, 3 ग्रुप बनाए। तो ये जो पैशन था टीचर का, ये लोगों को जानकारी होने लगी। तो एक CSR फंडिंग एजेंसी और एक NGO इनके स्कूल में पहुंच गए और उन्होंने भी देखा तो बड़े इंप्रेस हुए इनसे, कि बड़ा कमिटेड आदमी है। तो उन्होंने टैबलेट के लिए पैसे दिए वहाँ के लिए और एक स्मार्ट स्क्रीन। फिर मैं पहुंचा वहाँ पर तो मैं भी बड़ा इंप्रेस हुआ। तो मैंने संदीप गुंड के साथ फोटो खिंचवाया और उसको ट्वीट किया। सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया, आसपास के स्कूल के लोग आने लगे वहाँ पर, देखने लगे, वो भी अपना कुछ कराने लगे। इस बीच मैं राष्ट्रपति जी से मिला, कोविंद जी तब बने थे राष्ट्रपति। मैं उनको कॉल ऑन करने गया, किसी बातचीत के होनी थी और कुछ बात होनी थी, समय था, तो मैंने ये संदीप गुंड वाला दृष्टांत उनको सुनाया। वो भी बड़े इंप्रेस हुए। तो मैंने कहा आप मिलेंगे उनसे? बोले हाँ क्यों नहीं। तो उसको बुलाया मैंने दिल्ली और वो मिला प्रेसिडेंट से, फोटो खींची, वो ट्वीट हुई, सडनली संदीप गुंड नेशनल हीरो बन गया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये जो मॉडल है पस्तेपाड़ा का, ये अगले 2 साल में 50,000 स्कूलों में रेप्लिकेट हुआ, 50,000 महाराष्ट्र के। इसके लिए 300 करोड़ से ज्यादा रुपए का जो पैसा था, वो एक भी पैसा सरकार ने नहीं दिया, क्राउड फंडिंग से आया वो पैसा। ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक स्कूल से 50,000 स्कूल। तो उससे मैं प्रेरित हुआ कि पब्लिक और प्राइवेट मिलके, ये तो एक उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण हैं, मिलके बहुत कायाकल्प कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के सेक्टर में भी और सोशल सेक्टर में भी, एजुकेशन हेल्थ में भी। क्योंकि जैसे हेल्थ में देख लीजिए आप, मैंने जब RSBY चलाई थी तो लोगों ने शुरू में बहुत रेजिस्ट किया था कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में को क्यों सम्मिलित कर रहे हैं। हमने कहा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर गरीब आदमी को हम सिर्फ पुश ना करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ये चॉइस गरीब आदमी पर छोड़ें कि वो कहाँ जाना चाहता है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहता है, प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है, तो प्राइवेट अस्पताल भी बढ़ेंगे, आएंगे, इसको अच्छा इलाज मिलेगा, इसको एक चॉइस मिलेगी। आज की तारीख में, पहले तो कोई चॉइस नहीं थी, सरकारी अस्पताल में जाना ही जाना है। आज की तारीख में RSBY का नया रूप जो है वो आयुष्मान भारत है, उसके तहत वो वहां भी जा सकता है। तो मैं तो बिल्कुल एकदम कन्विंस्ड हूं इस बारे में कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही इस देश का फ्यूचर है। आई थिंक दैट्स द आंसर एंड व्हाट एन एग्जांपल सर। आई मीन जो एजुकेशन का आपने बताया महाराष्ट्र के अंदर, एंड आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी तैयारी करते हैं मेंस में आंसर लिखना होता है, वो एग्जांपल अपसेट हो गया होगा, वो डेफिनेटली लिखेंगे कहीं ना कहीं। सो सर अगला क्वेश्चन, आप क्योंकि आप एजुकेशन की बात कर रहे थे एंड यू हैव बीन द सेक्रेटरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले HRD मिनिस्ट्री थी, सो क्या बता सकते हैं सर कि जिस तरह का अभी 2-3 साल का फेज रहा है पैंडेमिक के दौरान एजुकेशन में, 2-3 साल गए हैं, मतलब बच्चों के आई डोंट नो कि किस तरह से वो रिकवर कर पाएंगे चीज़ों को, और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो था अफोर्डेबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी का, जो दूर दराज के इलाके में लोग रह रहे हैं। तो क्या आगे फ्यूचर किधर देखते हैं सर? क्या डिजिटल एजुकेशन ही एक फ्यूचर है आगे चलकर? किस तरह से आगे इसको किया जा सकता है? देखिए, कोविड पे किसी का नियंत्रण नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके होते हुए भी बहुत सारे अच्छे काम हुए। सीमाएं थी, समस्याएं थी, लेकिन अच्छे काम हुए। और उन अच्छे कामों में एक बात जो सामने आई कि टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हो सकता है, ये पहले शायद इतना किसी ने सोचा नहीं था। शिक्षा क्या, गवर्नेंस के क्षेत्र में भी अब लोगों को यह समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ काम किया जा सकता है। बट मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी कभी सामान्य शिक्षा को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा में केवल आदमी को पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है,
उसको और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जो कि वो म्यूचुअल जब वो इंटरेक्ट करता है फिजिकली किसी से, तो उससे व्यवहारिक रूप से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वर्तमान में सिखाया जाता है उसको और परिष्कृत तरीके से, अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है। तो एक टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड नहीं कर सकती कभी टीचर को, ना ही करना चाहिए, लेकिन उसे सप्लीमेंट कर सकता है। मैं अपना बताता हूं, जब मैं स्कूल में था तो मेरा सौभाग्य था, बड़े अच्छे अच्छे टीचर से मैं पढ़ा, लेकिन एक दो टीचर ऐसे थे जो बड़े बोरिंग लगते थे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये थी। मैं सोचता हूं अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो शायद वो अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बना लेते। जब मैं शिक्षा सचिव बना तो एक व्यक्ति ने आके मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे एक वीडियो दिखाया। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था मुझे बड़ा समझने में टाइम लगा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उस वीडियो के माध्यम से 1.5 मिनट में मुझे पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया। तो ये है टेक्नोलॉजी का एडवांटेज। कोविड ने तो हमें फोर्स किया टेक्नोलॉजी पे जाने का, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांटेज बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाए जाने में काफी हो सकता है। राइट, एंड काफ़ी अच्छे से सर ने इस चीज़ को बताया है दैट टेक्नोलॉजी एक हेल्प कर सकता है, चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकता एजुकेशन के अंदर। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से ही रिलेटेड है, एंड स्पेशली रिगार्डिंग द एलिटिज्म। जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, तो वो पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, बट जो IAS ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं हमारे पूरे स्ट्रक्चर में। तो क्या लगता है सर, क्योंकि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव को जो मासेस हैं उनके साथ एम्पैथी रखना चाहिए, जुड़कर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है आज के डेट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि ये जो कंपैशन है, एम्पैथी है, वो क्या है आज के डेट में, या फिर थोड़ा लूज हो रहा है सिविल जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर? मैं ये नहीं समझता कि कंपैशन एम्पैथी में कमी आ रही है। जो पहले थी वो आज है। प्रश्न ये है कि जब हम अधिकारियों का चयन करते हैं तो क्या हम इन ट्रेड्स को देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या जब हम उनको ट्रेन करते हैं इन ट्रेड्स को हम उनमें डालने का प्रयास करते हैं। तीसरा, जब वो कार्यशील होते हैं, जब कार्यरत करते हैं, क्या हम उनको मेंटर करते हैं कि वो इन बातों पर ध्यान रखें। मेरे विचार से तीनों में आंसर नो है। और तभी मैंने अपनी पुस्तक में जब लिखा है एथिकल डिलेमास में एक चैप्टर लिखा है मैंने कि एक्सपर्टीज कैन बी आउटसोर्स्ड, एटीट्यूड कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। और आज जितनी चर्चा है वो एक्सपर्टीज पे हो रही है। आप जितनी चर्चा देखिए, हर आदमी चर्चा ये करता है कि वो स्पेशलिस्ट बन जाए, उसको जानकारी होनी चाहिए। मेरे विचार से ये चर्चा बेकार है। मैं जब कोल सेक्रेटरी था तो मुझे कोल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मैं अच्छे अधिकारियों को कैसे लाऊं, अच्छे एक्सपर्ट्स को कैसे लाऊं। मुझे ये भी पता था कि उन एक्सपर्ट्स से मैं काम कैसे लूं। मेरे विचार से काम लेना कैसे करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत काम करने के। हम झुक जाते हैं कि हम एक्सपर्ट बन जाएं उसमें। मान लीजिए मैं कितनी एक्सपर्टीज प्राप्त कर लेता कोल में कोयला सचिव बनने के लिए, और क्या वो मेरे लिए उपयोगी होती? मुझे कोयले की खुदाई तो करनी नहीं थी। एक्सपर्टीज वहां होनी चाहिए जहां जिसको काम करना है। मेरा काम तो बेसिकली मैन एंड विमेन मैनेजमेंट था। ये हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं एक्सपर्ट हो जाए। लोग कहते हैं वित्त सचिव जो है, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस का, तो फाइनेंस का एक्सपर्ट क्या होगा? बैंकिंग में होगा एक्सपर्ट, इंश्योरेंस में होगा, बजटिंग में होगा, किस चीज का एक्सपर्ट होगा? और क्या वो एक्सपर्ट होकर काम करा पाएगा? सो मेरा विचार, व्यक्तिगत विचार ये है कि ये डिबेट एक्सपर्टीज की खत्म होनी चाहिए। हमें डिबेट करनी चाहिए एटीट्यूड की। और वो अगर एटीट्यूड कंपैशनेट नहीं होगा, वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट होगा, वो कॉमन मैन का लाभ नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में क्या हो रहा है, ये कई लोग अपने आप वो डेवलप कर लेते हैं फीलिंग, उसकी उपयोगिता उपदेयता समझ लेते हैं। अगर हम उसको शुरू से ही समझाने का प्रयास करें अधिकारी को कि तुम्हारे लिए कंपैशनेट होना बड़ा उपयोगी है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि किसी भी अधिकारी की सही वर्थ उसके रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ती है। जो वो सेवा में होता है सब लोग कहते हैं आप बड़े अच्छे अधिकारी हैं, आपसे अच्छा अधिकारी ना आया है ना आएगा, सब चमचागिरी करते हैं। रिटायरमेंट के बाद यू आर ए नोबडी। तब आपकी ट्रू वर्थ है, जो आपने कमाई की है 38 साल में, 36 साल में, 35 साल में, वो आपको मिलती है। ये बात अगर समझाई जा सके अधिकारियों को कि ये ठीक है, अभी तुम चल रहे हो, अभी सब हाथ पांव तुम्हारे जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? तुम्हारी ट्रू वर्थ बाद में, और ट्रू वर्थ वहां आएगी जहां वो कंपैशनेट है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों का दुख दर्द समझता है, करने का प्रयास करता है।
वो बाद में उसका लाभ मिलता है उसको रिटायरमेंट के बाद। ये चीज आज की तारीख में शायद अधिकारियों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझाई जा रही जितनी समझाई जानी चाहिए थी। तो कुछ अधिकारी तो स्वतः ही ऐसा उनकी मानसिकता बन जाती है, लेकिन अन्य अधिकारी को अगर ये दर्शाया जाए कि आप उन अधिकारियों की तरफ देखिए जिनके अंदर ये फीलिंग थी, कंपैशन था, वो सक्सेसफुल हुए, उन्होंने अच्छा काम किया, तो शायद वो भी उनके रोल मॉडल बन सकेंगे। प्रश्न ये है कि आज की तारीख में जो यंग अधिकारी सेवा ज्वाइन कर रहा है उसका रोल मॉडल कौन है। उसके हिसाब से वो चयनित करेगा कि पैसा बनाना ज्यादा अच्छा है या नाम कमाना ज्यादा अच्छा है या किसमें क्या बुराई है। ये समझ वो अपने आप ढूंढता है और फिर वो ऐसे उदाहरण देखता है जिसमें उस समझ की उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। राइट सर, बहुत ही अच्छे से सर ने समझाया, चीज़ों को लिंक किया है, दैट इज सिंपैथी और इसके बारे में। नेक्स्ट सर, अब क्योंकि आपने कोल सेक्रेटरी का भी जिक्र किया, आप कोल सेक्रेटरी थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरह से चीज़ें हुई थी, कोल स्कैम सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको ऑक्शनिंग को रद्द कर दिया गया था, तो उस समय जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका मोरल कैसा होता है? आई मीन जो हायरार्की है, जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उससे हटकर काम करना, मतलब जो मोरल है आई एम श्योर कि डाउन होता होगा और उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिले होता है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे सर आप बताना चाहिए? जब मैंने कोयला सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो सबसे बड़ी समस्या थी मोरल की। कोई भी अधिकारी फाइल पर कमिट नहीं करना चाहता था, कोई भी अधिकारी, और मैं उनको दोषारोपित नहीं करता। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है इस बात को कि जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी, पहली बात तो रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं थी, मैंने डिटेल दिया है, और उससे बड़ा डैमेज यह हुआ कि उस रिपोर्ट को ऐसे प्रस्तुत किया गया कि सभी बेईमान थे, सभी गड़बड़ हुआ, गलतियां हुई। ये मैं बार बार कहता हूं कि कोल ब्लॉक एलोकेशन में गलतियां हुई हैं, लेकिन यह कहना कि हर ने गलती की और हर ब्लॉक गलत तरीके से दिया गया है, गलत था। आप सोचिए कि यह ब्लॉक का आवंटन 1990 के दशक से शुरू हुआ था, और यह कह देना उससे लेकर 2014 तक जितने हुए सब गलत थे, ये गलत है। हाँ, उसमें कुछ ब्लॉक गलत थे, और यही कार्य सीएजी को करना चाहिए था, विस्तार से जाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था इसमें कौन से ब्लॉक गलत हैं, कौन से सही हैं। ये नहीं किया, ये तो पहली गलती है, और उसका मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल मेरी पुस्तक में उपलब्ध है। दूसरा जो इससे गंभीर बात थी कि इसको ऐसे दर्शाया गया, मुझे स्मरण है कि एक सीएजी की रिपोर्ट को डिप्टी सीएजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं दिखा रही थी, उससे ऐसा लोगों को समझ में आया कि सब गड़बड़ है। तो अधिकारियों ने शायद यह सोचा कि निर्णय ना लेना बेहतर है बनिस्पत इसके निर्णय लो। यही समस्या मुझे सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी कि कोई अधिकारी फाइल पे कमिट नहीं करना चाहता था। मैं समझता हूं इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सचिव स्तर पर जो हमने कोल ब्लॉक ऑक्शन किए उसमें कमिट किया मैंने। उससे फिर अधिकारियों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि सचिव साहब खुद ही करने को तैयार हैं, खुद ही लिख रहे हैं, आरंभिक टिप्पणी खुद कर रहे हैं कि किसको आवंटित किया जाए। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मुझे याद है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी मेरे पास आए, पत्रावली लेकर, मैंने दस्तखत कर दिया। तो उसने कहा कि सर आपने पत्रावली पढ़ी नहीं। मैंने कहा मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगा तिहाड़ जेल, तुम भी जाओगे साथ में मेरे। तो आज तक याद करता है इस चीज को, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंस दिखाता था अपने अधिकारियों में। और फिर वो अधिकारी आज भी कोट करता है कि सर हम हर फुल स्टॉप कॉमा देख कर लाते थे कि आप तो हम पे विश्वास कर रहे हैं, और कहीं गड़बड़ हो गया तो हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। विश्वास बिल्ड करना मेरे विचार से सबसे बड़ा काम था। उस समय अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था। सीएजी रिपोर्ट से सबसे बड़ा नुकसान अविश्वास का माहौल था। राइट, एंड दैट्स व्हाट, जब सर ने ये बात बताई एंड उसी समय उनकी पुस्तक का जो नाम है मेकिंग थिंग्स हैपन, तो जैसे पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, उसमें मैंने इस चीज को बताने का प्रयास किया। उसमें विस्तार से बताया है कि कैसे क्या क्या समस्याएं कोल सेक्टर में थी और कैसे उन समस्याओं का समाधान किया गया। नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट पहली पुस्तिका थी। सर अगला क्वेश्चन मेरा होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज डे है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं ज़्यादातर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा एस्पिरेशन है, आपके पास एग्जांपल हो सर आपके टेन्योर में, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब कि आप, हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी हमारे देश के अंदर कहीं पर भी स्कैर्स होते हैं, सब कुछ नहीं मिल पाता, तो उस स्कैर्स रिसोर्सेज में भी आपने क्या सोल्यूशन निकाला? कोई ऐसा एग्जांपल सर बता पाए हमारे व्यूअर्स को? देखिए, रिसोर्सेज कभी भी पूर्ण नहीं होते, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो। एक अच्छे लीडर का
काम यही है कि उन सीमित सोर्सेस को कैसे उपयोग करें। जैसे मैंने पूर्व में बताया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हमने चलाई थी, तो आरंभिक तौर पे उसमें रिसोर्स का क्रंच था, फंड्स नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके जब वो योजना बढ़ी आगे, लोगों को समझ में आने लगा कि योजना अच्छी है, तो हमें जितना पैसा चाहिए था दूसरे से तीसरे वर्ष में मिलना आरंभ हो गया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बजट से एक दिन पहले जॉइंट सेक्रेटरी बजट मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि आप बताइए कि कितना पैसा चाहिए आपको योजना के लिए। लेकिन ये तो मैंने बताई कि जब मुझे रिसोर्स मिल गए। रिसोर्स मिलने से पहले ये मैं बार बार अक्सर कहता हूँ कि जब शासन की नीति बनती है तो नीति बनाते समय लोग समझते हैं कि सब पैसा उपलब्ध हो जाएगा और वो सब जितना उसमें लिखा गया नीति में उसका क्रियान्वयन हो जाएगा। इस देश में आइडियाज की कमी नहीं है। आप कोई समस्या ले लीजिए, हर के पास आइडिया होगा सोल्यूशन, लेकिन किसी आइडिया को सस्टेन करने के लिए, यानी कि वो रहे और चले और सफलतापूर्वक चले, ये आवश्यक है। ये जो निम्नलिखित मैं बातें बता रहा हूं, दैट आइडिया हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल एंड इमोशनली रिलेटेबल। ये आपने बुक में भी लिखा है। इसमें जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है, वो जो प्रश्न आपने किया है उस पे है पॉइंट, कि हमारी तरफ यूपी में कहते हैं जेब में नहीं पत्ता चल दिए कलकत्ता, कि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक क्रियान्वयन कैसे हो सकता है। ऐसे होता है कि कोई भी नीति बनाते समय हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें 100 रुपए उपलब्ध होंगे तो हम प्रायोरिटाइज करके किस काम को करेंगे, 200 मिलेंगे तो क्या ऐड करेंगे उसमें, 300 मिलेंगे तो क्या ऐड करेंगे। ये हमें प्रायोरिटाइजेशन अपनी नीति या अपनी कोई भी स्कीम है उसमें बनाना है कि अगर पूर्ण धनराशि नहीं मिलती है तो वो काम कहां से करें। इससे लाभ क्या होगा? पहला लाभ तो ये होगा कि आप उस कार्य को करेंगे जो आप समझते हैं प्रायोरिटी का है। नंबर 2, आप उसके माध्यम से सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर पाएंगे कि जो आपका आइडिया है वो वर्कबल आइडिया है। एक बार वो स्थापित कर लेंगे तो आपको और धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार की योजना अगर हम नहीं बनाते हैं तो समस्या आएगी। मुझे स्मरण है कि जब जो चेयरमैन थे नई एजुकेशन पॉलिसी के, वो जब मुझसे आके मिले तो मैंने उनसे ऐसी मजाक में कहा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हंसने लगे, बोले यार आप ही ने तो समिति बनाई है, आप कह रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनको अनुरोध किया, मैंने कहा कि आप योजना के साथ साथ, पॉलिसी के साथ साथ एक कार्य योजना भी बनाइए, एक वर्क प्लान बनाइए जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब तक करना है। जब तक ये कार्य योजना साथ में नहीं होगी पॉलिसी के, तब तक पॉलिसी रहेगी, उसकी क्रियान्वयन नहीं होगा। ये इसलिए आवश्यक है कि जब आप कहेंगे कि इसको करना है और कैसे करना है, तो आपको उसके साथ धनराशि अंकित करनी पड़ेगी। फिर आपको यह अंकन करना पड़ेगा वो पैसा कहां से आएगा। और जब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा पैसा नहीं आ रहा है, तब आप प्रायोरिटाइज करेंगे। अब इसी आप नई एजुकेशन नीति ले लीजिए, इसमें कहा गया है कि 6% जीडीपी का एजुकेशन को मिलना चाहिए। स्वतंत्रता से आज तक अधिकतम धनराशि 3.1% रही है। तो अगर 6% नहीं मिलना है तो अब यह निर्णय लेना पड़ेगा कि कम धनराशि में हम क्या प्रायोरिटाइज करें। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि पूरी धनराशि तो मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो हम आरंभिक तौर पर क्या करेंगे जिससे हम जनसाधारण को बता सकें कि पॉलिसी तो है लेकिन हम फर्स्ट स्टेज में हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, हम उसमें ये काम करेंगे। ये नहीं कि हर जगह हम मुंह मारेंगे और पता लगा कोई नहीं क्रियान्वित करेंगे। हेंस ये इस प्रकार की कार्य योजना बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन आप अगर कर लेंगे, मैंने अपनी पुस्तक के अंत में एक कपलेट लिखा है, खुदी कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। तात्पर्य यह है कि अगर आपका आइडिया इतना बढ़िया है तो लोग अपने आप आके आपसे पूछने लगेंगे कि आपको पैसा कितना दें। तो केवल अच्छा आइडिया होना आवश्यक नहीं है, अगर आप उसका एक्शन प्लान करके डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे तो फिर लोग आपको पैसे देने लगेंगे। आपने पस्तेपाड़ा का उदाहरण देखा कि उसने एक जगह पे किया, अचानक पैसा आ गया। RSBY का मैंने बताया आपको कि जॉइंट सेक्रेटरी ने मुझसे फोन करके पूछा कि कितना चाहिए। तो अपने मस्तिष्क में रहना चाहिए कि कितनी धनराशि आरंभिक तौर से उपलब्ध होगी और उस आरंभिक धनराशि से हम क्या कर सकते हैं, और उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि हमने किया, तो अन्य धनराशि की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही सर ने बताया। एंड क्योंकि सर आप हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो डेफिनेटली मेरा एक सवाल बनेगा हेल्थ के ऊपर कि
सर अभी अगर हम देखें स्पेशली कोविड के दौरान भी किस तरह से जो पूरा हेल्थ सेक्टर है ओवरबर्डन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जैसे स्पेस सेक्टर हो गया, अलग अलग चीज़ों में, डिफेंस में जा रहा है पैसा। क्या हमने हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा पीछे रख दिया है प्रायोरिटी में? और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें बेहतर हो? देखिए, पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं हेल्थ सेक्रेटरी नहीं रहा। मैंने ये योजना चलाई थी एज डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था। हेल्थ सेक्टर को मैंने देखा है नज़दीकी से, और कोविड के माध्यम से स्थापित हुआ है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर को इग्नोर करेंगे तो इट विल बी एट आवर ओन पेरिल। ये आवश्यक है कि हम हेल्थ सेक्टर को ध्यान दें, और एक ये पॉजिटिव फॉल आउट है कोविड का कि लोगों ने अब हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। हेल्थ में केवल धनराशि की समस्या नहीं है। जो मैंने 7 पिलर्स बताए थे उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव डुएबिलिटी भी बताई थी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का होना आवश्यक है। अगर हमारे पास समुचित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, हॉस्पिटल होना जरूरी है। यहां पर जो आपने पूर्व में एक प्रश्न किया था, पुनः सामने आता है कि हर कार्य सरकार खुद नहीं कर सकती। क्या हम प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को हम ला सकते हैं। शायद पब्लिक सेक्टर के में इतना पैसा उपलब्ध नहीं होगा कि हम समस्त हेल्थ से रिलेटेड कार्य सरकार खुद कर ले। इसलिए आवश्यक है कि हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें और उनको इन्वॉल्व करें, उनके साथ मिलकर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। राइट, एकदम सही सर ने कहा कि अगेन अगर हमें हेल्थ में ज़्यादा बेटर करना है तो अगेन प्राइवेट के साथ मिलकर चीज़ों को कार्यान्वित करना होगा। सर नेक्स्ट, क्योंकि आप कोल सेक्रेटरी तो रहे हैं सर, तो उसमें मेरा क्वेश्चन होगा अगेन, आज के डेट में अगर हम देखें जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इनफैक्ट ग्लोबली भी अगर हम देखें, दैट इज क्लाइमेट चेंज का। तो सर क्योंकि कोल सेक्रेटरी आप रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, हम कोल को अभी नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी प्रकार से, ये बहुत जरूरी है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। तो वो बैलेंस कैसे किया जाए? कोल भी एक तरफ से हम यूज कर दें, एनवायरमेंट के ऊपर भी हमारा ध्यान जाए, ये बैलेंस कैसे होगा सर? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कई चीजें जो डिजायरेबल होती हैं वो प्रैक्टिकेबल नहीं होती। जैसे लोग अक्सर कहते हैं आप कोल के बंद कर दीजिए, कोल की खदान और कोल के आप बंद कर दीजिए पावर प्लांट्स। ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। क्योंकि अगर आप देखें, वास्तविकता ये है कि भारत की वर्तमान पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी की उतनी है जो कि अमेरिका की लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में थी। यानी कि अभी हमें बहुत डिमांड हो सकती है। तो अगर ये आवश्यकता है हमारी, तो इसकी पूर्ति कैसे होगी? जहां एक और ये आवश्यक है कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी का उपयोग करें, विंड एनर्जी का उपयोग करें, लेकिन उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि उसको हम किस हद तक उपयोग कर सकते हैं। तो बैलेंस लाए जाने के लिए आवश्यक है कि हम जोर तो देते रहे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, लेकिन कोल के हम अभी पावर प्लांट्स बंद नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? पहला, एक तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का उपयोग आरंभ करें, जिससे जो पोल्यूशन कोल के माध्यम से होता है उसमें कमी आ सके। वो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनली अवेलेबल है, हमें उसको प्राप्त करना चाहिए। इनफैक्ट जब ये इंटरनेशनल मीडिया मुझसे आगे पूछती थी कोल में, तो मैं इनसे कहता था कि आप वेस्टर्न पावर से ये क्यों नहीं कहते कि ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी की हमें सस्ती रूप में दे? वो इतनी महंगी है कि हम उसको अनवायबल हो जाती है, तो हमें सस्ता दे। एक काम ये। दूसरा, हम जैसे ऑल्टरनेटिवली ये देखें कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं। जैसे भारतवर्ष में सोलर एनर्जी बड़े रूप में लाई जा रही है और वो एक विकल्प बन सकती है आने वाले दिनों में। समस्या उसमें आज की तारीख में स्टोरेज की है। हमारे यहाँ दिन में सूरज की रोशनी रहती है, दिन में हमारे पास उतनी डिमांड रहती नहीं, हमारी डिमांड शाम को आती है। तो स्टोरेज पे भी रिसर्च चल रही है। मुझे आशा है कि उस रिसर्च का कुछ अच्छे आएंगे परिणाम, और उसके फलस्वरूप फिर हम अगर स्टोर कर ले गए सोलर एनर्जी को वाइबली, तो हम कोल को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगले 20 वर्ष में तो मैं नहीं देख रहा कोयले की प्लांट्स कम होंगे। राइट, तो ये दिस इज was about the balance between coal and climate change. So अगला क्वेश्चन सर बहुत ही लेटेस्ट, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा इनफैक्ट पूरे साल भर ये चला था, दैट वाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, फार्मर्स का जो पूरा प्रोटेस्ट था सर। मैं इसके ऊपर आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिफॉर्म्स बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, लोग चाहते थे, एक बड़ा सेक्शन था, इनफैक्ट ये भी कहा जाता था कि देश में सबसे बड़ा सेक्शन है जो चाहता है इस रिफॉर्म को, लेकिन ये नहीं हो पाया, अल्टीमेटली विड्रॉ करना पड़ा। ये रिफॉर्म्स कितना इंपॉर्टेंट थे सर आपको, आप ये प्लीज बताइए, एंड किस तरह से ये चीजें मूव हो पाएंगी, क्योंकि हंगर और सारे न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है देश को, तो इसमें आगे बढ़ना। देखिए, मेरे विचार से ये जो फार्म बिल्स थे,
ये अच्छे फार्म्स बिल थे और ये आवश्यक भी थे, मेरा व्यक्तिगत मत है ये। सन 2000 में मैं जब अपीडा का, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैं चेयरमैन था, तो मैंने आरंभिक तौर पर इस पर चर्चा आरंभ की थी कि हम किसी किसान को क्यों बाध्य करते हैं कि वो अपना माल सिर्फ मंडी में ही बेचे। हमें ये व्यवस्था अतिरिक्त बनानी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सके अपने माल को बेचने के लिए। मैं इसको बहुत विस्तार से इसमें नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई अधिनियम परफेक्ट नहीं होता, इसमें हो सकता है कुछ कमियां रही हों, लेकिन इसका जो आशय था, जिसका ऑब्जेक्टिव था, वो बहुत सही था, वो किसानों के हित में था। अब प्रश्न ये है कि जब ये किसानों के हित में था तो हुआ क्यों नहीं। इस बात को मैंने विस्तार से कई आर्टिकल्स में लिखा है और मैं पुनः बताना चाहूंगा कि अगर इन अधिनियमों पर सही प्रकार से चर्चा हो गई होती राज्यसभा में तो शायद ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। मैंने जो 7 फैक्टर्स बताए थे उसमें अंतिम फैक्टर फार्म्स लेजिस्लेशन की वजह से आया, इमोशनल रिलेटेबिलिटी। इमोशनल रिलेटेबिलिटी क्या है कि जिस व्यक्ति के लिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं वो उस कार्य से रिलेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रकरण में, फार्म्स बिल में, शायद हम काश्तकारों को या उनके कुछ सेगमेंट को ये समझा नहीं पाए कि ये उनके लिए उपयोगी हैं, जो कि एक्चुअली वास्तविकता में है। अगर इसको पुश ना किया गया होता राज्यसभा में और इसको भी जैसे जीएसटी को हैंडल किया गया था, सब स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके अगर इस फार्म बिल को लाते, लोगों को समझाने के प्रयास करते, तो फार्म बिल्स में वो नहीं होता जो हुआ और काश्तकार को वो लाभ मिलता फार्म बिल्स के माध्यम से। हाँ, जब ये चर्चा होती तो उसमें एक आध सुझाव आते कि इसको आप कैसे फर्दर इंप्रूव करें, वो होना चाहिए था। लेकिन पूरे फार्म बिल्स को ना करना, इसमें मैं समझता हूँ काश्तकारों को नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। आई थिंक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम कितना भी अच्छा लेजिस्लेशन या कुछ भी लेकर आ भी रहे हैं, सामने वाले की भलाई के लिए ला रहे हैं, बट स्टिल अगर आप चीज़ों को समझा नहीं पा रहे हो जिसकी भलाई के लिए वो, तो अल्टीमेटली एक आर्थिक टर्म है वैल्यू प्रोपोजिशन। हमें वैल्यू प्रोपोजिशन समझाना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उसके लिए क्या है, क्योंकि अगर उसके लिए कुछ नहीं होगा और उसको कहीं यह आभास हो गया कि उसको नुकसान हो रहा है तो वो नहीं होने देगा। फार्म लेजिस्लेशन में ऐसा कुछ भ्रम फैल गया कि उससे नुकसान हो रहा है, वो फिर भ्रम को दूर नहीं कर पाए और पूरा लेजिस्लेशन वापस लेना पड़ा। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा विवादित रहता है एंड आपने भी उसके बारे में जिक्र किया अपने पुस्तक में, दैट इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन। एंड आपने रिजर्वेशन को एज अ डबल एज स्वॉर्ड के तौर पर बताया है एंड आपने ये बोला है कि इट विल नॉट गो अवे इन नियर फ्यूचर। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर, मतलब कि क्यों आखिरकार किस तरह से लेना चाहिए? अगर मान लीजिए सपोज कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है, वो डिबेट करता है कि मुझे उसका हक नहीं मिल पा रहा है, तो ये किस तरह से आगे चीज़ें फॉरवर्ड? देखिए, जनरल कैटेगरी के पर्सन का जो डाउट है या उसका जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में, वो उनके दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए तो मैं समझता हूं कि अभी रिजर्वेशन को समाप्त करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। आपने अगर वो 7 प्रकरण देखे हों जो मैंने बताए थे, उसमें पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा क्या? हम इसके मेरिट पर अनावश्यक रूप से अपना समय क्यों व्यर्थ करें, जबकि ये स्पष्ट रूप से स्थापित है कि इसको पॉलिटिकली कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर ये डिस्कशन सिर्फ एकेडमिक रहना चाहता है। अब इसमें किया क्या जाना चाहिए, ये मैंने अपने पुस्तक में लिखा है कि रिजर्वेशन का जो उद्देश्य है, मेरे विचार से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो व्यक्ति एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लेता है और एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाता है, एक प्रकार का इलिटिज्म शुरू हो रहा है। वही लोग, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के जानकार लोग उस रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं जो स्प्रेड होना चाहिए। रिजर्वेशन का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कैटेगरी के इसका लाभ प्राप्त कर पाएं। अगर इस पर कोई रिसर्च हो तो ये स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि कुछ सीमित लोगों द्वारा इसको कॉर्नर किया जा रहा है। तो क्या ये उद्देश्य था रिजर्वेशन का? तो हम इस बहस को ना करें कि रिजर्वेशन होना चाहिए ना होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, चाहे हमारा मत चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन जो उद्देश्य है रिजर्वेशन का, क्या उसकी पूर्ति हो रही है, इस पे बहस होनी चाहिए। और फिर यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि जो इसका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा इस कैटेगरी के लोगों को लाभ मिल सके, वो नहीं मिल रहा है। कुछ सीमित मात्रा के चयनित लोगों के द्वारा ही इसको कॉर्नर किया जा रहा है।
राइट, एंड दैट्स योर आंसर फॉर रिजर्वेशन, जितने लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। नेक्स्ट सवाल सर, एक जाहिर सा प्रश्न है, जो अगेन इसके बारे में बहुत चर्चा होता है देश में, दैट इज हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो काफ़ी यंग है अभी। तो आपको क्या लगता है सर, हम आज किस स्तर पर खड़े हैं कि जो आज हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जो आज हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव बन सकता है, क्या वो सबसे बड़े वीकनेस में कन्वर्ट होगा? क्या लगता है सर आपको? ये एक बहुत बड़ा डाउट है कई लोगों को कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। और ये इस वजह से है कि जितने यंगस्टर्स हैं, जब वो बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी जो पढ़ रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉयबल हैं? आज की तारीख में आदमी बीए और एमए कर लेता है, उसको पता नहीं उसके बाद क्या करना है। इस दृष्टिकोण से जो नई नीति आई है, शिक्षा नीति, वो अच्छी है। उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पर बल दिया गया है। वो इस वजह से ये माना जाता है कि जो व्यक्ति वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेगा, उसके चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि किसी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में किया है या सोशियोलॉजी में किया है। उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस कम हैं बनिस्बत उसके जिसने एक टेक्निकल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग ले ली है। और इसकी डिमांड भी है मार्केट में। कितने हिस्ट्री के पास करने वाले या सोशियोलॉजी के पास करने वालों की डिमांड है मार्केट में। तो एम्प्लॉयबिलिटी एक मुख्य मुद्दा बनेगा कि जो आज हम एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, क्या वो एजुकेशन इस प्रकार की है कि वो आदमी को एम्प्लॉय किया जा सके कहीं पर। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हमने एम्प्लॉयबिलिटी का ध्यान दे दिया तो ये डिविडेंड बनेगा, एम्प्लॉयबिलिटी का ध्यान नहीं दिया तो चांसेस है कि वो डिजास्टर बनेगा। यस, एंड आई थिंक सर हमने लगभग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, हर एक सेक्टर के थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की। आपने बहुत अच्छी से सारी चीज़ों के बारे में बताया। बट आई थिंक कि आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर जो सिविल सर्विसेज की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है सर आपको उनको एड्रेस करना चाहिए और बताना चाहिए कि एक्चुअल में जो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसमें रिक्वायर्ड क्या है। क्योंकि हम भी बताते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब एक चीज़ है, वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बट एज एन IAS ऑफिसर सर, आपको क्या लगता है कि क्या एग्जैक्टली स्टूडेंट्स में होना चाहिए कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं? देखिए, हमारे टाइम से अब में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और कभी कभी मुझे भी नाइटमेयर्स आते हैं कि अब मैं अगर दोबारा बैठा तो मालूम नहीं आऊँगा। तो इस कंपटीशन को देखते हुए ये आवश्यक है कि जो भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट की तैयारी जब करना हो तो करेंगे, लेकिन जो आधारभूत तैयारी अगर वो नहीं करते हैं तो आगे जाके उनको समस्या होगी। अभी आधारभूत तैयारी क्या है? ये 2 प्रकार की आधारभूत तैयारी है। पहली तैयारी ये है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद, लिखित और मौखिक को सुधारे। क्या कहना है, कैसे लिखना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप चाहे जितनी जानकारी प्राप्त कर लें आपके मस्तिष्क में है, लेकिन उस 3 घंटे में अगर आप ठीक से नहीं लिख पाए तो आपकी सब जानकारी बेकार है। आपको तो ये अभ्यास होना चाहिए कि आप उसको कैसे लिखें कायदे से। मैं अपना ही उदाहरण दे सकता हूं। जब मैं क्लास 12 पास करके BA में आया तो क्लास 12 में तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बेकार थी। मैं मुश्किल से 2 शब्द 2 सेंटेंस बोल पाता था अंग्रेजी हिंदी में या लिख पाता था। तो मैंने फिर प्रयास किया कि अपनी स्किल्स को कैसे सुधारा जाए, और धीरे धीरे सुधार हुआ। उसकी पूरी प्रक्रिया है कि आरंभिक तौर पर मैं अखबार का एडिटोरियल पेज खोलता था, उसको जोड़ जोड़ के पढ़ता था शीशे के सामने। कई महीने पढ़ा उसको, तो धीरे धीरे वो डिक्शन इंप्रूव हुआ, जानकारी इंप्रूव हुई। फिर उसको अपने शब्दों में उच्चारण करना, फिर अपने शब्दों के अलावा फिर अपने आइडियाज उसमें ऐड करना। ये धीरे धीरे करके इसमें फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जो पढ़ा, बोला, उसको लिखा, तो धीरे धीरे बोलने और लिखने की और किसी भी आइडिया को, इश्यू को का विश्लेषण करने की, उसकी एनालिसिस करने की आर्ट डेवलप होती है। ये धीरे धीरे होती है, ओवरनाइट नहीं हो सकती। तो जब आप अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे, रोज जोर के पढ़ेंगे, तो 3 प्रकार के लाभ होंगे। पहला तो आपका उच्चारण ठीक होगा, डिक्शन ठीक होगा। दूसरा, आपकी ज्ञान बढ़ेगा उस सब्जेक्ट के बारे में जिस पे वो आर्टिकल है। और तीसरा, किसी इशू को कैसे लिखा जाए लॉजिकली, एक के बाद एक, जिससे जो पढ़ने वाले को ग्राह्य हो सके, वो समझ में आ सके, वो आपको समझ में आएगा। तो आपका विश्लेषण, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, एसिमिलेशन, ये सब आपका इंप्रूव करेगा। ये धीरे धीरे होता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेगी जब आप लिखेंगे। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, 1-2 महीने में नहीं होगी, साल 2 साल में। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि जब आप निर्णय लें, जैसे इंटर में, BA में, तो आप सब्जेक्ट तो पढ़िए अपना, जब ठीक समझिए पढ़िए, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पे आपके, मैं स्टूडियो में पढ़ रहा था, ऑलवेज बी क्यूरियस। ये है महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु, कि आप अवेयर रहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है,
देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। ये आप टैलेंट डेवलप कर लेंगे अवेयरनेस का और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लेंगे, तो उस अवेयरनेस को आप वो जामा पहना सकेंगे। तो अवेयरनेस विल बी मोर ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एंड कम्युनिकेशन विल बी एक्सप्रेशन। अगर ये दो चीजें अगर व्यक्ति कर लेगा तो मेरा ये मानना है कि सामान्य रूप से तो वो क्वालिफाई करेगा सिविल सर्विस। अगर किसी वजह से वो नहीं भी करता है तो किसी भी प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स लाभकारी सिद्ध होंगी। एंड आई थिंक दोज आर ब्रिलियंट वर्ड्स एंड बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। सर ने जो एग्जाम्पल्स बताए, जो पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताया, मोटिवेशन का कारण बनेगा आप सबके लिए अगर आपने इसको अच्छे से अपनाया। इनफैक्ट सर ने जो बुक लिखी है उसको जरूर पढ़िए। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सर की एक और बुक आ रही है 2 मई को, दैट इज़ नो मोर अ सिविल सर्वेंट, एंड डेफिनेटली मैं उसको बाय करने वाला हूँ। प्लीज़ आप भी देखिए, और काफ़ी कुछ जो एक्सपीरियंस है सर के एंड आपको बेनिफिशियल होगा एग्जाम में भी। दैट्स व्हाट आई वांट टू से सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू स्टडी IQ, एंड इट्स ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच।